नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के तमाम पार्टियां कमर कस चुकी हैं और वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी अपने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 195 प्रत्याशियों के नामों का अनाउंसमेंट किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में एक के बाद एक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लगातार झटका लग रहा है। दरअसल बात अगर हम गुजरात की करें या फिर ओडिशा की करें, यहां पर बड़ी तादाद में इनके जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में देखने को मिला कि कैसे गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में करीब 1000 कार्यकर्ता और नेता जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा बात अगर हम ओडिशा की करें तो ओडिशा में भी आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेडी और कांग्रेस के कई नेता और समर्थक बीजेपी में शामिल हुए हैं। जाहिर तौर पर यह चीजें दर्शाती है कि कैसे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस के जो नेता हो, कार्यकर्ता हो, उनका भरोसा बीजेपी की ओर है और ये चीजें दर्शा रहा है कि उन्हें भी लगता है कि इंडिया अलायंस की बस की बात नहीं है, जिसकी वजह से वो बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ी तादाद में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जहां गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में करीब 1000 कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए, तो इस दौरान CR पाटिल ने उनका स्वागत भी किया और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत पूरी की पूरी इंडिया अलायंस पर जोरदार तरीके से कटाक्ष भी किया है। सुनिए CR पाटिल क्या कह रहे हैं। तो भूली न जाए એટલા માટે સ્મૃતિ વંદ્યા બનાવી છે। અનેક વિકાસના કામો છે એટલે કે હું હર માણસને સાચી હતો, પણ સૌથી દુઃખદ પ્રવાસ જો કોઈ હતો તે રેલવે હતી અને રેલવે સામાન્ય લોકોથી માંડીને મધ્યવર્ગના લોકો સુધી બધાએ ફરજિયાત રેલવેમાં મુસાફરી કરવી પડતી હતી। સૌથી દુઃખદ ગંદકી વચ્ચે કોઈ વ્યવસ્થા વગર પ્રવાસ કરવો, એને બદલે આજે વંદે ભારત ટ્રેનની અંદર સ્વચ્છતા તમને આંખે ઉડીને વળગે છે। એની સ્પીડ 160 કિલોમીટરની ઝડપે દોડે છે, સમયસર દોડે છે અને એના કારણે આજે રેલવેનો પ્રવાસ સુખદ થઈ ગયો છે। પ્રવાસમાં આપણને આનંદ આવે છે, સુખદ પ્રવાસનો લાભ પણ આપણે લેતા થયા છે। એટલે મારે આપ સૌને પણ કહેવું છે કે પાણીની સમસ્યા ગુજરાતની હતી, नर्मदा में जल लेने पूरी करी, परंतु हर घर में नल से जल આવી યોજના ગરીબ લોકો માટે મૂકીને મોદી સાહેબે આખા દેશના લોકોને શુદ્ધ પીવાનું પાણી મળે, એના ઘરમાં મળે, બહેનોએ પાણી લેવા માટે બહાર ન જવું પડે, એ પ્રકારની સુંદર વ્યવસ્થાનું આયોજન મોદી સાહેબે કર્યું છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ અનેક વિકાસના કામોની અંદર પણ काम करता करता मोदी साहब आरोग्य पर खास ध्यान आप्યું। पहला कोई बीमार पड़े तो माँ बाप પોતાના દીકરાને ખબર નહીં પડવા દે, તમને લાગે કે મારા દીકરાને ખબર પડશે, લોક લાગે પણ જો સારવાર કરાવી પડશે, લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ થશે, દીકરો એ દેવાદાર થઈ જાય, એને મંજૂર નહોતું, એટલા માટે તકલીફ સહીને પણ दर्द बैठीने पण खूब दर्द वजह तो खेतर में जैसे रवीले पण घरमा खबर नहीं पड़वा दे, ये आज मोदी साहब एमना दीकरानी जवाबदारी लीधी छे। दीकरो बनीने मोदी साहेबनी 5 लाख रुपया सुधीनी खर्चनी जवाबदारी कोनी छे। एना कारणे हवे कोईने कई पर बीमारी थाय तो ए माँ बाप एना दीकरानी छुपावता नथी, केम के एमनो मोटो दीकरो नरेंद्र मोदी आज एनो दिल छूटे छे। आपको बता दें कि वहीं पूर्वी एयर कमांडर और करगिल युद्ध के अनुभवी एयर मार्शल दिलीप पटनायक भी ओडिशा के राज्य के वरिष्ठ बीजेपी अधिकारियों की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए हैं। दरअसल इस दौरान उन्होंने ये कहा कि मैंने भारतीय वायुसेना का सदस्य बनकर 40 वर्षों तक इस देश की सेवा की है। बीजेपी वो पार्टी है जो कि लोगों को अधिक से अधिक सेवा प्रदान करने का अवसर देती है। देश में कई पार्टियां हैं, लेकिन मैं बीजेपी को राष्ट्र
राष्ट्रवादी उत्साह वाली पार्टी के रूप में देखता हूं। मैंने प्रधानमंत्री के 5 से 6 वर्ष के कार्यकाल को देखा है, उनके शासन को देखा है, लेकिन मैं बहुत सी चीजों में बदलाव देख रहा हूं। खासकर बात अगर हम 2014 से 22 के बीच की करें तो यहां पर बहुत बदलाव दिखे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। मुझे विश्वास है कि यही एकमात्र पार्टी है जो हमारे देश को आगे ले जा करके बढ़ाएगी। सुनिए कि बीजेपी पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व एयर मार्शल क्या कह रहे हैं। 40 साल तक मैंने एयरफोर्स में रह के देश का सेवा किया। अभी मैं फिजिकली फिट हूँ, मेंटली एक्टिव हूँ और कम से कम 8-10 साल के लिए तो मैं फिट रहूँगा, एक्टिव रहूँगा। और ये टाइम आ गया है, थोड़ा जनता का सेवा के लिए एक मौका मिला, तो बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जिसमें ज्वाइन करने के लिए से मेरे को शायद और मौका मिलेगा लोगों को सेवा करने के लिए, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। सर, देश में कई नेशनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय पार्टीज हैं, फिर भी आपने बीजेपी का दामन थामा, इसके पीछे का कोई खास वजह? सही में बताऊं तो पार्टी तो बहुत है, मगर एक नेशनलिस्टिक फेरवर वाला पार्टी जो मैंने देखा है वो जब मैं ज्वाइन किया 1984 में, तब से जब तक मैं रिटायर किया 2022 में, कम से कम मैंने 5-6 प्रधानमंत्री देखे और उनके शासनकाल देखे। खास करके 2014 से 2022 तक मैंने बहुत सारे गवर्नेंस के चेंजेस में देखा। जैसे हमारे मोदी साहब बोलते हैं मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, तो वो मैंने देखा है प्रोग्रेस होते हुए कम से कम फौज में उन 8 सालों में। और क्योंकि हम इंडियन सिटीजन्स हैं, न्यूज़ में देखते रहते हैं देश में क्या क्या हो रहा है। जो जो उन्होंने प्रॉमिस किया है देश के बेहतरी के लिए, 11 नंबर से अभी 5 नंबर पे आए हैं, 370 चला गया है, बाकी सब प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, भारत का स्टैंडिंग विदेश में, जो भी हर इट्स ऑलराउंड प्रोग्रेस हुआ है। ये नहीं कि पूरा जो होना था हो जाएगा, टाइम लगता है, मगर इन 8 सालों में मैंने जो देखा है इसमें मैं कन्विंस हो गया कि यही एक पार्टी है जो देश को और आगे ले जा सकता है। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले 2047 तक देश को विकसित बना देंगे, और ये अगर एम रहा और प्रोक्लेम्ड एम है तो मेरे ख्याल से मोदी साहब और हिज टीम एंड हिज वे ऑफ गवर्नेंस से ये हो सकता है। और उसमें अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो इसलिए मैं बहुत खुश रहूंगा पार्टी के लिए काम करने के लिए। आपको बता दें, दरअसल बीजेपी हाल ही में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करती हुई नजर आई है, जहां पर कई सारे बड़े चेहरे को मौका दिया गया है, तो वहीं कुछ पुराने चेहरे हैं जिन्हें हटाया गया है, तो कुछ नए चेहरे हैं जिसे मैदान में उतारा गया है। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैबिनेट की बैठक की, जहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को लेकर के यही कहा कि विवादित बयानों से बचे और जीत करके आइए, यहीं पर मिलेंगे। लेकिन बात अगर हम गुजरात की करें तो गुजरात में भी बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों का फिलहाल ऐलान किया है, जिसमें 10 उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है, जबकि 5 उम्मीदवारों को बदला गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला और राज्य बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल बड़े चेहरे हैं जो कि बीजेपी की पहले लिस्ट में शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में सबसे ज्यादा लीड से जीते थे और अब तक लगातार 4थी बार सांसद बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व की वजह से ही आज देखने को मिल रहा है कि कैसे गुजरात में भी बड़ी तादाद में कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों, बीजेपी पर अपना भरोसा जता रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन का ऐलान किया था। इसके बाद यह तय हुआ कि 26 में से 24 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, जबकि 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन के लिए दिल्ली में एक बार स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग भी हो चुकी है। अब 15 मार्च तक दूसरी बैठक होगी। इसके बाद कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों पर आखिरी चर्चा पूरी हो जाएगी।
कांग्रेस के लिए एक वक्त गढ़ माने जाने वाले आदिवासी इलाकों में भी इस यात्रा को सफल बनाने की बड़ी चुनौती बनी हुई है। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी पिछली यात्रा से कोई फायदा होता हुआ तो उन्हें नहीं दिखाई दिया। उल्टा 3 राज्य कांग्रेस पार्टी को गंवाने पड़े थे, लेकिन इस बार उनकी उम्मीद है कि राहुल गांधी की यह यात्रा लोकसभा चुनावों में कुछ असर लाएगी। बता दें कि साल 2014 और 19 में बीजेपी ने सभी 26 सीटें जीतकर इतिहास बनाया था। अब हैट्रिक लगाने के लिए जिस तरीके से लीड का लक्ष्य रखा गया है, वो खुद में एक बड़ा इतिहास होगा जो कभी किसी राज्य में नहीं हुआ होगा। सियासी पंडित तो यहां तक कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी है, वैसे में पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा लीड वाली बैठक गुजरात से ही होगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह बैठक गांधीनगर होती है या फिर पिछली बार की तरह नवसारी ही पूरे देश में सबसे ज्यादा लीड से आगे होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।